नमस्ते। आज हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो हमें देहरादून की गहरी वादियों में ले जा रहे हैं जी। ये सिर्फ एक शहर का इतिहास नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं, साम्राज्यों की लड़ाइयों और आधुनिक भारत की नींव रखने वाले संस्थानों की एक मिलीजुली कहानी है। हाँ। तो चलिए इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी कैसे बना, सही है, बल्कि ये समझना है कि इस एक घाटी में इतनी अलग अलग पहचानें कैसे बसती हैं। एक आध्यात्मिक केंद्र की, एक फौजी छावनी की और एक प्रशासनिक शक्ति के गढ़ की। बिल्कुल। और देहरादून की कहानी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि एक सीधी रेखा में नहीं चलती। अच्छा। हाँ, ये कभी महाभारत के गुरु द्रोण की तपस्थली बन जाती है, तो कभी सिख गुरु के डेरे की वजह से अपना नाम पाती है। फिर अंग्रेज इसे अपने संस्थानों का घर बनाते हैं और आज ये देश की सबसे अहम अकादमियों का केंद्र है। मतलब हर दौर ने इस पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और यहीं से बात पकड़ में आती है। शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि देहरादून एक बहुत पुराना, शायद संस्कृत से जुड़ा नाम होगा। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोतों के हिसाब से कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, असलियत ज्यादा हाल की है। देहरादून नाम दो शब्दों से बना है, डेरा और दून। दून मतलब घाटी। हाँ, दून का मतलब है घाटी, जो शिवालिक और हिमालय के बीच की जगह है। और डेरा शब्द जुड़ा है 1676 की एक घटना से। 1676? जी, जब सिखों के 7वें गुरु हर राय के बड़े बेटे गुरु राम राय यहाँ आए थे। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ अपना डेरा यानी एक तरह का शिविर स्थापित किया था। बिल्कुल, उस समय यहाँ गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह का राज था। उन्होंने गुरु राम राय को कुछ गांव दान में दिए। ओके। गुरु राम राय ने इसी दून घाटी में अपना डेरा जमाया और धीरे धीरे ये जगह देहरादून से देहरादून बन गई। तो शहर का जो सबसे प्रचलित नाम है वो असल में मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा है, महाभारत से नहीं। गुरु द्रोणाचार्य की, उसका क्या वो सिर्फ एक कहानी है? उसे आप देहरादून की पौराणिक पहचान कह सकते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने इसी घाटी में अपनी तपस्थली बनाई थी। इसी वजह से इस इलाके को द्रोण नगर या द्रोण आश्रम भी कहा जाता था। तो एक तरफ गुरु राम राय का ऐतिहासिक डेरा है और दूसरी तरफ गुरु द्रोण का पौराणिक आश्रम। शहर की पहचान इन दोनों से मिलकर बनती है। स्रोतों में वैसे एक और पुराना नाम पृथ्वीपुर भी मिलता है। तो एक तरफ ये पौराणिक कहानियां हैं और दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जो इस जगह को प्राचीन भारत के नक्शे पर रखता हो? हाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। कोई शिलालेख, कोई खंडर? देहरादून के पास कालसी में मिला है सम्राट अशोक का एक शिलालेख। सम्राट अशोक? एक मिनट। जी हाँ, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। सोचिए, आज से लगभग 2300 साल पुराना। इसका मतलब यह है कि ये शांत सी दिखने वाली घाटी उस वक्त भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थी। ये तो इस जगह की पूरी छवि ही बदल देता है। यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के एक अंग्रेज ने इसे खोजा था। अच्छा। ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है। इस शिलालेख से साफ पता चलता है कि ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर था। इसमें यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह सबूत देहरादून को किसी अलग थलग पहाड़ी इलाके की छवि से निकालकर सीधे भारत की ऐतिहासिक मुख्यधारा में खड़ा कर देता है। और शायद इसीलिए बाद में चीनी यात्री हुएनसांग ने भी इस जगह का जिक्र किया था। जी, उन्होंने कालसी को शुद्ध नगर कहा था। यानी ये जगह सिर्फ साम्राज्य की नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। निश्चित रूप से ये एक तरह का प्रवेश द्वार था जहां मैदानी संस्कृति और पहाड़ी संस्कृति का संगम होता था। तो मौर्यों के बाद क्या हुआ? क्या यहाँ सत्ता का कोई खालीपन आया या कोई और बड़ी शक्ति यहाँ स्थापित हुई? मौर्यों के पतन के बाद कई सदियों तक यहाँ का इतिहास थोड़ा धुंधला है, लेकिन फिर ये क्षेत्र गढ़वाल के पंवार वंश के मजबूत शासन में आ गया। अच्छा, पंवार वंश। हाँ, ये एक लंबा और काफी हद तक स्थिर दौर था। जैसा हमने पहले बात की, 1676 में जब गुरु राम राय यहाँ आए तब भी पंवार शासक फतेहपति शाह का ही राज था। लेकिन ये स्थिरता हमेशा नहीं रही। स्रोतों में गोरखा आक्रमण का जिक्र है जो काफी हिंसक लगता है। वो इस क्षेत्र के इतिहास का एक बहुत ही रक्त रंजित अध्याय था।
19वीं सदी की शुरुआत में नेपाल के गोरखाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और उन्होंने गढ़वाल पे हमला कर दिया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में एक निर्णायक लड़ाई हुई। खुड़बुड़ा में? जी। इस लड़ाई में गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। और इसके साथ ही गढ़वाल के पवार वंश का शासन यहाँ खत्म हो गया। हाँ, कम से कम देहरादून और आसपास के इलाकों में 1804 से लेकर 1814 तक लगभग 10 साल तक जी यहाँ गोरखाओं का कठोर शासन रहा। ये दौर यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इसी उथल पुथल ने एक और बड़ी शक्ति का ध्यान इस ओर खींचा। अंग्रेज वो तो मौके की तलाश में रहते ही थे। सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को गोरखाओं का हिमालय में बढ़ता प्रभाव अपने लिए खतरा लग रहा था। इसी के चलते 1814 में एंग्लो गोरखा युद्ध शुरू हुआ। और देहरादून में भी लड़ाई हुई? हाँ, देहरादून के पास नाला पानी या कई खलंगा के किले पर एक भयंकर लड़ाई हुई। गोरखाओं ने बहुत बहादुरी से सामना किया और इस लड़ाई में अंग्रेजों के एक बड़े जनरल जिलेस्पी भी मारे गए थे। ओह, अच्छा। लेकिन आखिरकार 1815 तक अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया। हाँ। और ये पूरा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो सिर्फ एक दशक के अंदर देहरादून ने 2 बड़े सत्ता परिवर्तन देखे। पहले गढ़वाल राजाओं से गोरखाओं के हाथ में और फिर गोरखाओं से अंग्रेजों के हाथ में। हाँ, ये घाटी जितनी शांत दिखती है, इसका इतिहास उतना ही उथल-पुथल भरा रहा है ना? बिल्कुल। और अंग्रेजों के आने के बाद एक और दिलचस्प चीज हुई। देहरादून का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बार-बार बदला गया। बार-बार मतलब? इससे पता चलता है कि अंग्रेज खुद भी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इस जगह की रणनीतिक अहमियत क्या है, वो इसे किस तरह देखते थे। अच्छा, कैसे? देखिए, 1817 में इसे एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल का हिस्सा बना दिया गया। यानी इसे मैदानों से जोड़ दिया। हाँ, फिर सिर्फ 8 साल बाद 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में डाल दिया। मतलब इसे पहाड़ों का हिस्सा मान लिया। एग्जैक्टली। और फिर 4 साल बाद 1829 में इसे वापस मेरठ मंडल में डाल दिया गया। अरे वाह! तो ये जो प्रशासनिक फेरबदल है, ये दिखाता है कि देहरादून हमेशा से एक गेटवे शहर रहा है, ना पूरी तरह मैदानों का, ना पूरी तरह पहाड़ों का। इसकी पहचान हमेशा से इस बीच वाली स्थिति से बनी है। सही पकड़ा। और आखिरकार आजादी के बहुत बाद 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। और फिर नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसे अंतरिम राजधानी बनाया गया। ये एक लंबा सफर था। बहुत लंबा। और इस सफर में अंग्रेजों ने सिर्फ प्रशासन ही नहीं बदला, उन्होंने इस शहर का चरित्र भी बदल दिया। कैसे? उन्होंने इसे शिक्षा और संस्थानों का एक बड़ा केंद्र बना दिया। हाँ, आज भी देहरादून की पहचान इन्हीं संस्थानों से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, FRI, वन अनुसंधान संस्थान, और LBSNA, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जहां IAS अफसर तैयार होते हैं। जी। और ONGC और सर्वे ऑफ इंडिया जैसे बड़े संस्थानों के मुख्यालय भी यहीं हैं। अंग्रेजों ने इस घाटी में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने इसे भारत के भविष्य को आकार देने वाले संस्थानों के लिए चुना? मेरे ख्याल से 2 चीजें थीं। एक तो यहाँ का मौसम जो यूरोप जैसा था, और दूसरी इसकी लोकेशन, दिल्ली के पास भी और रणनीतिक रूप से सुरक्षित भी। अच्छा। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही लीजिए, इसकी स्थापना 1906 में हुई। 1906 में? जी। अंग्रेजों के लिए भारत के जंगलों का व्यावसायिक इस्तेमाल बहुत जरूरी था और उसके लिए रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र उन्होंने देहरादून में बनाया। इसकी इमारत भी तो बहुत शानदार है। स्रोतों में आर्किटेक्ट ब्लूमफील्ड का जिक्र है। हाँ, इसकी मुख्य इमारत ग्रीको रोमन शैली में बनी है और बहुत भव्य है। इसके मेन गेट का नाम ब्रांडिस गेट है, डिट्रिच ब्रांडिस के नाम पर। जी, जो भारत में वैज्ञानिक वानिकी के जनक माने जाते हैं। 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत में वन प्रबंधन के इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। और दूसरा बड़ा संस्थान है IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहाँ से देश की सेना को उसके अफसर मिलते हैं। जी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई। 1932। और इसकी मुख्य इमारत का नाम चेटवुड बिल्डिंग है, जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल चेटवुड के नाम पर है। IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि, यानी वैलर एंड विजडम। वीरता और बुद्धि। हाँ, जो आज भी हर जेंटलमैन कैडेट को प्रेरित करता है।
एक मजेदार तथ्य ये भी है कि 1982 में इसकी 50वीं सालगिरह मतलब स्वर्ण जयंती पर भारत सरकार ने 50 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो एक तरफ FRI में जंगल और पर्यावरण के विशेषज्ञ तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ IMM में देश के रक्षक। बिल्कुल। अंग्रेजों ने देहरादून को एक नॉलेज हब के तौर पर विकसित किया, लेकिन उन्होंने इसे अपने आराम के लिए भी तो इस्तेमाल किया। यहीं से मसूरी की कहानी शुरू होती है। हाँ, जहाँ देहरादून की घाटी में इतना गंभीर काम हो रहा था, वहीं ठीक ऊपर की पहाड़ी पर मसूरी को एक प्लेजर रिजॉर्ट के तौर पर बसाया जा रहा था। पहाड़ों की रानी? जी, पहाड़ों की रानी का खिताब मिला। इसकी खोज 1820s के दशक में कैप्टन यंग नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने की थी। वो यहाँ की आबोहवा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहीं अपना घर बना लिया। और फिर तो जैसे अंग्रेजों की भीड़ ही लग गई। यहाँ उत्तराखंड का पहला अखबार द हिल्स 1842 में शुरू हुआ। और हिमालय का पहला चर्च मसूरी क्राइस्ट चर्च वो 1836 में बना। तो ये एक छोटा मोटा इंग्लैंड ही बन गया था। हाँ, और ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक जरूरी जगह बना। महात्मा गांधी भी आए थे यहाँ? जी, 1929 और 1942 में। लेकिन मसूरी की एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहचान है जो तिब्बत से जुड़ी है। आप दलाई लामा के बारे में बात कर रही हैं? जी, 1959 में जब दलाई लामा चीन के कब्जे के बाद तिब्बत से निर्वासित होकर भारत आए, तो उन्होंने अपनी पहली निर्वासित सरकार का गठन यही मसूरी में किया था। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना थी जिसने मसूरी को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। तो देहरादून और मसूरी सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, इनके साथ इतिहास की बहुत गहरी परतें जुड़ी हैं। सही बात है। लेकिन इन बड़े नामों के अलावा भी तो यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे टपकेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, टपकेश्वर मंदिर की अपनी एक अलग पौराणिक मान्यता है। ये एक गुफा में बना मंदिर है जहाँ शिवलिंग के ऊपर चट्टान से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। जी, और माना जाता है कि ये भी द्रोणाचार्य की तपस्थली का हिस्सा था। और गुरु राम राय दरबार साहब, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो आज भी देहरादून का एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। उसकी वास्तुकला में मुगल शैली का प्रभाव दिखता है और हर साल वहां लगने वाला झंडा मेला तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हमने सत्ता के प्रवाह, संस्थानों के निर्माण की बात की, लेकिन इन सब को आकार देने वाली यहाँ की ज्योग्राफी है, यहाँ की नदियां हैं। जरा इस पर भी बात करते हैं। सही कहा, किसी भी जगह का इतिहास उसके भूगोल से ही तय होता है। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती हैं, और ये एक क्लासिक दून घाटी है। और यहाँ की सबसे प्रमुख नदियां यमुना और टोंस हैं। हाँ, और इन दोनों का संगम कालसी के पास होता है, वहीं जहाँ अशोक का शिलालेख मिला था। अच्छा, ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है बल्कि ऊर्जा का भी है। इन पर लखवाड़ बांध और डाक पत्थर बैराज जैसी कई बड़ी परियोजनाएं बनी हैं। और यहीं पर राजादी राष्ट्रीय उद्यान भी है। जी, जो हाथियों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, हाथियों के लिए। बिल्कुल। 1983 में 3 अभयारण्यों मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर इसे बनाया गया था। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी यानी राजाजी के नाम पर रखा गया है। ये हाथियों का एक बहुत बड़ा गलियारा है और 2015 में इसे भारत का 48th टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व। जी, तो ये घाटी इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अगर आज के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो देहरादून जाहिर तौर पर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। हाँ, यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से चक्राता अनुसूचित जनजाति और राजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और 2 नगर निगम हैं। जी, देहरादून और ऋषिकेश। और एक और तथ्य ये है कि देहरादून उत्तराखंड का पहला नगर निगम था जिसे 1998 में ही ये दर्जा मिल गया था। मतलब राज्य बनने से पहले ही? हाँ, ये दिखाता है कि इसका शहरी महत्व पहले ही स्थापित हो चुका था। तो इन सारी जानकारी को एक साथ रख के देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? देहरादून की कहानी सिर्फ एक शहर के बसने की कहानी नहीं है। नहीं, ये समय की कई धाराओं का संगम है। एकदम सही। ये एक ऐसी जगह है जो एक ही समय में पौराणिक तीर्थ भी है, साम्राज्यों के लिए एक सामरिक चौकी भी, अंग्रेजों का बसाया एक बौद्धिक केंद्र भी, और आज के भारत के लिए ज्ञान और शासन का एक महत्वपूर्ण गढ़ भी।
इसकी पहचान किसी एक चीज से नहीं बल्कि इन सभी चीजों के मिश्रण से बनती है। इसका सार शायद इसकी घाटी वाली स्थिति में ही छिपा है। ये जगह ऋषियों और गुरुओं के लिए हमेशा एक शांत आश्रम रही और हमलावर सेनाओं और साम्राज्यों के लिए एक जरूरी गलियारा भी। सही। और यही शांत और सामरिक होने का द्वंद्व आज भी इसके चरित्र में झलकता है। कैसे? एक तरफ मसूरी की शांत पहाड़ियां हैं, FRI का सुकून भरा कैंपस है, तो दूसरी तरफ IMA की अनुशासित दुनिया और राजधानी की राजनीतिक हलचल है। ये दोनों पहचानें एक साथ रहती हैं। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि देहरादून में सत्ता के केंद्र कैसे बदलते रहे। मौर्य आए, फिर गढ़वाल राजा, फिर गोरखा, फिर अंग्रेज। आज ये ज्ञान और प्रशासन का केंद्र है, जो एक अलग तरह की शक्ति है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में देहरादून की पहचान को कौन सी नई शक्ति परिभाषित करेगी? अच्छा सवाल है। क्या ये तकनीक का कोई बड़ा केंद्र बनेगा, या पर्यावरण संरक्षण में दुनिया का नेतृत्व करेगा, या फिर कुछ ऐसा जो अभी हमने सोचा भी नहीं है?